अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम। अच्छा, अब हमेशा मेरा ख्याल है कि जो लोग हज के लिए जा रहे होते हैं उनको इस मोमेंट का बड़ा इंतज़ार होता है, क्योंकि अब वो मोमेंट जो है वो आ गया है। सरकारी हज स्कीम के तहत लोग होते हैं जिन्हें सारी उम्र से इस मोमेंट का इंतज़ार होता है। मतलब पर्टिकुलरली कितने वो लोग जो ख्वाहिश रखते हैं लेकिन वसाइल नहीं होते, वो एक एक पाई जमा करते हैं। और एक बात बताएं, so that one day they can go for हज। ये पूरा मरहला जो होता है ये इतना आसान भी नहीं है। जो वसाइल रखते भी हैं तो वो भी जिंदगी में मतलब शायद एक ही दफ़ा हज करते हैं, लेकिन फिर भी जब आप डिसाइड कर लेते हैं और वो मौका आ जाता है तो उसके बाद की फीलिंग, फिर आप बस इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कब वो दिन होगा कि हम वहाँ पहुँच चुके होंगे। तो कहना यह है कि हज के लिए आज़मीन की रवानगी शुरू हो गई है, जो सरकारी हज स्कीम के तहत जा रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही कहना था। और आपको बता दें, ये कराची से निजी एयरलाइन की 2 परवाजें जो हैं वो 330 आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना हो चुकी हैं। सो पहला आप इसको कहेंगे लॉट जो है बैच ऑफ पीपल दे हैव लेफ्ट, और कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का मंसूबे के तहत आपको बताएं कि सऊदी इमिग्रेशन हुकाम को 8 काउंटर्स दिए गए हैं। तो ये भी एक नई चीज़ हुई है, विच इज़ मेकिंग अस फील कि अब ज़रा ईजियर मरहला हो जाएगा, वरना कन्फ्यूजन भी हो जाती है। लोग पहली बार जा रहे होते हैं, थोड़ा सा केओस टाइप सिचुएशन भी बन जाती है। होपफुली अब ये नहीं होगी, बिकॉज काउंटर्स जो हैं इस काम के लिए डेडिकेट हो चुके हैं। सो डिवाइड किया गया लोगों को। बाज़ लोग शुरू में जो पहला बैच है, फर्स्ट फेज ऑफ इट, पीपल वुड गो टू मदीना, लोग मदीना मुनव्वरा जाएंगे, वहाँ वक्त सर्व करेंगे, फिर अपना हज अदा करेंगे और वापस मुल्क रवाना होंगे। टुवर्ड्स द एंड जो सेकंड फेज़ में लोग जाएंगे वो मक्का ही जाएंगे, जद्दा उतरेंगे और उसके बाद हज परफॉर्म करेंगे। एंड लेटर डेज पोस्ट ईद प्रॉब्ली वो फिर मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे। अच्छा, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ना, साथ विजुअल्स तस्वीरें, क्या विजुअल्स दिखा रहे हैं? दीज आर द काउंटर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। 8 काउंटर्स हैं और ये पूरी एक स्कीम बनाई है। कराची एयरपोर्ट के हैं और बड़ी जल्दी इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। और देखिए, मतलब ऐसा कोई मंजर चंद 10 दिन पहले तक नहीं था, बट यस, अगर ये काउंटर्स हैं और लोगों को सहूलत मिल रही है इनसे, ये तो आप हमें बताएंगे। अच्छा, ये भी हमें नहीं समझ आता ना कि हम आपको कैसे कहें कि आप हमें कैसे बताएंगे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था मुल्क में एक्स, जिस पे आप हमें बता सकते थे अगर आपको कोई मसला हो। यू कुड रीच आउट टू एनीबॉडी। अब तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन तुक्का ही लगता है, कभी चल पड़ता है। वैसे ये कभी चल कैसे पड़ता है, ये मुझे बताओ कि अगर ये बंद ही किया हुआ तो मुझे नहीं पता, मैं तो वीपीएन से चलाता हूँ। नहीं, मैं कोई वीपीएन वाली चीज में नहीं जा रही, और अगर बंद कर ही दिया तो सो भी इट, क्या है, कोई और तरीका लेंगे। लाहौर के भी विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट से भी आज सुबह सवेरे इमिग्रेशन लाउंज में आग लग गई है भाई, आग लग गई है और उसकी वजह से आग लगने से इमिग्रेशन का अमल मुतासर हुआ। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि आग से इमिग्रेशन सिस्टम जल गया है और लाहौर से जाने वाली पहली हज की परवाज को उसी की वजह से रोक लिया गया। सो लाहौर से भी परवाज जानी थी। आपको लोग ज़ाहिर है बड़ी तादाद में नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि जब कोई हज पे रवाना हो रहा होता है तो रिश्तेदार, दोस्त, बहुत बड़ी तादाद। 7 इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो मुतासिर हुई हैं, का शिकार हुई हैं। इमिग्रेशन काउंटर जल गया था, सिस्टम जल गया था पूरा। तो यहाँ हम एक जगह तारीफ कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा स्मूथ मामला होना चाहिए, क्योंकि काउंटर्स वगैरह बना दिया अलग। तो किसके कंट्रोल में है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, जस्ट सेइंग। थैंकफुली कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ कंट्रोल में रहा और आग पे भी काबू पा लिया गया, बिकॉज दिस कुड हैव बीन अ डिजास्टर एज वेल। मतलब आग लग जाए, बहुत फैल सकता था मामला। चलिए, अच्छा है कि कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन जिन लोगों को अजियत हुई वो तो हुई। जो हज की परवाज लाहौर से भी जानी थी, कराची से तो हमने आपको बताया रवाना हो गई, वो लाहौर से ताखीर का शिकार हुई बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, आग लगने के। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाएं और आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। सानिया, 9 मई को आज 1 साल हो गया है, मगर इसके ज़ख्म जो हैं वो आज भी ताज़ा हैं। और उस दिन ऐसे दर्दनाक मनाजिर देखे गए जो मुल्क की 75 साला तारीख में नहीं देखे गए। सियासत की आड़ में नफरत और इंतशार का बाजार गर्म किया गया। ये हम 1 साल पुरानी बात कर रहे हैं। कौमी यादगारों और फौजी तनसीबात को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। कुछ विजुअल्स भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। ऑल्दो थ्रू आउट द ईयर हमने देखा है कि ये एक रोटेशन में ये एक रहे हैं विजुअल्स भी, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट कौम के लिए, लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही शॉकिंग मनाज़िर। और वो जमात जो ज़ाहिर है जिसका रिएक्शन इस जलाओ घिराव की सूरत में सामने आया, वो मुसलसल ये दावा कर रही है कि हम तो थे नहीं, लेकिन ऑल्दो पहले दिन से लेकर और आज तक जितनी भी
फुटेजेस, मनाजर सामने आए हैं, ये उसी जमात के अपने कारकुन बनाते रहे। कितनों की तो साउंड्स हैं, कितनों के इंटरव्यूज़ हैं, कितने खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर एकदम से इस सारे मामले को रद्द कर देना। आई वंडर कि कहाँ से वो हिम्मत आती है कि इसको रद्द कर दिया जाता है। खैर, उस दिन शोहदा के मुजस्समे नहीं टूटे, सिर्फ कौम के दिल भी टूटे, और यही वजह रही कि किसी ने 9 मई को पाकिस्तान का 9/11 कहा, तो किसी ने तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की और इसको पुरतशद्दुद सियासत की बदतरीन मिसाल करार दिया। किसी ने सानहा मई को घर के चिराग से घर को आग लगने का या पर्टिकुलरली आग लगाने का नाम दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी को रेड लाइन करार देने वाली तहरीक इंसाफ इस हंगामा आराई को बानी PTI की गिरफ्तारी का पहले तो नेचुरल रद्द अमल कहती थी। इनिशियली दे स्टार्टेड ऑफ विद द नेचुरल रद्द अमल। आपको पता है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मामला तो थोड़ा बाद में आया। फर्स्टली दे सेड कि भाई ये तो नेचुरल रद्द अमल था, फिर इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम दिया कर उल्टा फौजी को इस पर मोरद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की गई कि हमने तो किया नहीं, पता नहीं किसने कर दिया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ ने मंगल को ना सिर्फ PTI के इस बयानिए को फ़रेब कहा, बल्कि ये ऑप्शन भी दिया कि इंतशार की सियासत छोड़कर अगर कोई सियासी जमात मुआफ़ी मांगती है तो रियासत उन्हें मुआफ़ करने को तैयार है। 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। जब ये खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। आई एम सॉरी बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अगर खुश करना हो ना तो उनकी लीडरशिप अक्सर बाप का इस्तेमाल ज़रूर करती है। किसी के बाप में हिम्मत है तो ये करके दिखाए, किसी के बाप में हिम्मत होगी तो ये कर लेगा, किसी के बाप में जुर्रत है तो वो पकड़ के दिखाए। ये तमाम मामला तभी से चल रहे हैं, फिर इनका तो बाप भी छोड़ेगा। अब असद कैसर ये कह रहे हैं कि हम अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते। भाई क्यों नहीं मांगते? एग्जैक्टली, फॉरगेट एवरीथिंग, इर्द गिर्द सब कुछ छोड़ दें। आप अपने बाप से माफ़ी क्यों नहीं मांग सकते? What are you teaching to the people who are listening to you? कि हम अपने बाप से माफी नहीं, मतलब ये कोई बड़ाई की बात है? Of your young followers as well as in What are you trying to tell here कि अपने बाप से क्यों माफ़ी ना मांगो? भाई बाप है तुम्हारा तो माफ़ी मांग लो अपने बाप से। मतलब हम इसको कह रहे हैं कि ये फखरिया अंदाज में पेश कर रहे हैं कि हम तो अपने सगे बाप से माफ़ी नहीं मांगते। I'm sorry, मुझे इसमें ना इसमें तो शर्मिंदा होना चाहिए, नादिम होना चाहिए मेरा ख्याल है। ये स्टेटमेंट इनका ये कल परसों का है, ये कोई साल पुराना स्टेटमेंट है। ये अभी तक अटल है ऐसी बातें करने में कि हम अपने ये इसमें I'm sorry बट आपकी तरबियत नजर आ जाती है, इनकी फैन बेस ऐसी बातों से माफ़ी ना मांगे। मतलब कोई गलती हुई हो ना तो अपने से छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनसे भी माफी मांगी जाती है और वो भी बड़ी बड़ाई होती है। लेकिन यहाँ ये कह देना कि जी हम तो अपने बाप से ना मांगे, हु आर यू? मतलब क्यों ना अपने बाप से कोई माफी मांगे? आपका कॉन्टेक्स्ट ही ऑफ है। जब आप अपने आज कभी बच्चे भी हर्ट हो जाते हैं, उनके सेंटिमेंट्स आप हर्ट करते हैं एंड देयर इज नो हार्म कि आप अपने बच्चों से कहें आई एम रियली सॉरी, आई डिड नॉट मीन दिस। सो आप अपने बच्चों से भी अब तो माफ़ी मांग लेते हैं, तो बाप तो फिर बाप होता है। सो आई वंडर कि वालिदा से, वालिद से कौन ये मैसेजिंग दे रहा है कि नहीं, आई एम स्टिल अनएबल टू मूव ऑन बिकॉज ये जो फिल्मी 2 रुपए के डायलॉग्स हैं ना, इनसे जो लोग खुश होते हैं उन पे अफसोस होता है, क्योंकि ये इस चीज़ की निशानदही करता है कि हमारे निज़ाम तालीम में कितना बड़ा फ्लॉ है कि हमारा नौजवान इस तरह की बातों से इम्प्रेस हो रहा है और फिर वो इनसे सुन के कि हम अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते, घर में जाके रिपीट भी क्या करते होंगे? बाप को तो खैर सुनाते ही होंगे फिर, क्योंकि उसकी तो कोई इज्जत वैसे ही नहीं रही। Anyway, we really need to move on. तहरीक इंसाफ में नज़्म ज़ब्त का फुकतान भी एक बहुत बड़ा मसला है। एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का ही फैसला नहीं हो पा रहा। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मामलात कैसे तय करने हैं, ये पता नहीं कैसे तय होगा। 9 मई के असरात कैसे ज़ाहिल करने हैं, ये भी एक सवाल है। पार्टी कोई ठोस हिकमत अमली बनाने में नाकाम है। कल शेर अफजल मरवत तो इस कदर बरहम हुए कि पार्टी क़यादत के खिलाफ ऐलान बगावत करते दिखाई दिए। जेल सुपरडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी। मैं खान के लिए कतई प्रॉब्लम पैदा नहीं करूंगा, तो लिहाजा खान साहब मुझे इस रेस से आउट ही समझे, तो लिहाजा मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। हर मामले पे खान को मिसगाइड किया गया है। बहुत से मामलात ऐसे हैं, पहले ये कोई बयान दे दे फिर मैं इंशाल्लाह कच्चा छटा खोलूंगा इनका।
वैसे मरवत साहब, आप भी एक दफ़ा फैसला कर लें कि आप इधर हैं कि उधर हैं, आपने करना क्या है। मतलब रोज़ गुस्से में आके कि इन्होंने मेरे साथ के, तो अब मैं 3 लोगों का नाम लेके इनसे नहीं बात करूंगा। पहले मैंने 4 का नाम लिया था, मैं उनसे नहीं करूंगा। आप क्या करना चाहते हैं? आप हैं क्यों उधर? आप पहले डिसाइड कर लें। एनीवे, मूविंग ऑन। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ ने मंगल को सानिया 9 मई के मुल्ज़िमान को अब तक सजाएं ना मिलने पर तशवीश जाहिर की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी अदालती निज़ाम पर सवालात उठाए उन्होंने, मगर ये अज़म भी किया कि आइंदा 9 में नहीं होने दिया जाएगा। इस दफ़ा हमारी जो 9 मई के हवाले से एक स्लोगन है, वो ये है कि बेहुरमती इनकी गवारा नहीं, होने देना अब दोबारा नहीं, नेवर अगेन, ये दोबारा नहीं होगा। तो मैं तो जुडिशरी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अब तक ये केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच सके? इन लोगों को सजाएं क्यों नहीं मिल सकी? और इनके चेहरे बेनकाब क्यों नहीं हो सके? ताखीर किस बात की है? एविडेंस है आपके सामने। अपने मुंह से लोग कह रहे हैं कि हम हमला ओवर होने जा रहे हैं, कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, GHQ जा रहे हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं। तो क्या मनमाने हैं? क्या ताखीर है कि इन केसेस के फैसले नहीं हो पाते? तो रियासत पाकिस्तान को परसू करने थे आई बिलीव ये केसेस, और फिर ज़ाहिर है इन केसेस का फैसला होना था। और देयर इज अ थिंग कॉल्ड मर्फीज लॉ। जब ये आप शायरी भी करना शुरू कर देना ऐसी बातों पे कि जी दोबारा नहीं होने देंगे एंड ऑल दैट, नोबडी इज आस्किंग यू, यू नो। मतलब ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसी चीज़ें दोबारा हों, लेकिन मुड़ मुड़ के दोबारा होती हैं और फिर ये सिर्फ खोखले वर्ड्स रह जाते हैं, अल्फाज रह जाते हैं कि ये नहीं होगा दोबारा, तो हम ये नहीं होने देंगे फलाना। मतलब टेररिज्म के कितने बड़े बड़े वाक़यात पाकिस्तान में इंसिडेंट्स हुए हैं और हर उसके बाद कहा गया है कि दोबारा होने ही नहीं देंगे, हो ही नहीं सकता, और फिर देख लें बैठे हुए हैं हम। और पता है क्या, ठोस इक़दामात, अमली इक़दामात से ये साबित करना पड़ता है, या इस्टेब्लिश होता है रेट ऑफ रूल ऑफ लॉ, या रियासत की रेट इस्टेब्लिश होती है, तो फिर आप अमल से साबित करते हैं कि दोबारा नहीं। मतलब मैं यहाँ ये कह दूंगा दोबारा नहीं, और अगला सुन लेगा दोबारा नहीं और दोबारा नहीं करेगा जी। इट इज़ नॉट दैट सिंपल। रियासत हो या सियासत, तशद्दुद के रास्ते पर जो चला, नतीजे में नुकसान ही उठाना पड़ा। तहरीक इंसाफ ने 9 मई की अच्छी खासी कीमत अदा की है और अभी शायद मज़ीद करना पड़ेगी। PTI के साथ दीगर सियासी जमातों को भी चाहिए कि 9 मई से सीखते हुए आगे बढ़ने की राह तलाश करें। नियत हो तो पार्लियामेंट इसका बेहतरीन फोरम साबित हो चुका है। एंड यू नो, 9 मई इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। ये मामलात आप थोड़ा बहुत पहले नहीं, अगर थोड़ा पहले देख लें कि जब 126 दिन के धरने दिए जा रहे हैं, रेड जोन ब्लॉक किया हुआ है, पार्लियामेंट पर हमला होता है, PTV पे नशरियात बंद हो जाती हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दावा बोलती है लॉकडाउन दारुल हुकूमत में, दारुल खिलाफे में, इस्लामाबाद में कराने की कोशिश करती है, एंड व्हाट नॉट। बिजली के बिल जलाए जाते हैं, मोटरवे पे टूल टैक्स ना दो, पुलिस वालों को फेंटे लगाओ। भाई सिविल डिसोबीडियंस वहां आपने जिक्र कर दिया है उसका कि मतलब क्या ये तब सब कुछ होने दी, इनफैक्ट ये सब कुछ कराया जा रहा था ना। So that is also a reality. और रोज खड़े होके जो इनके बानी चेयरमैन कहते थे कंटेनर पे कॉन्फिडेंस के साथ थे आज रात को एम्पायर की उंगली उठ जाएगी, वो भी क्या हो रहा था। So this did not happen in one day. Sohail Badaich साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। This list, you know, it could go on and on. Sohail Badaich साहब, thank you for taking out the time. और आप बताएं कि आज हम 9 मई की बात कर रहे हैं, पिछले साल के 9 मई की। गुज़िश्ता 9 मई के वाक़यात को 1 साल होने के बाद भी हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ मरकज़ी ज़िम्मेदारान का तयन नहीं हो सका अभी तक, और ना ही मुकदमात में कोई ख़ास पेशरफ्त हमने देखी है। तो क्या तर्जुमान पाक फौज और हुकूमत की इन मामलात में तशवीश बजा है? अब तक क्या हिच रही, क्या डिले रहा? जी मेरा ख्याल है कि बिल्कुल तशवीश बजा है। उसकी वजह यह है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसको शायद कोई भी कंडोन नहीं करने को तैयार, सिविल सोसाइटी हो, फौज हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, लेकिन मामला यह है कि अभी भी बहुत से उसके अंदर जो सवालात हैं उनके जवाबात आने बाकी हैं, मुकदमात चलने बाकी हैं, उनकी तफसील आना बाकी है, किसका क्या रोल था। मतलब अफवाहें तो बहुत हैं, कहानियाँ भी बहुत हैं, लेकिन कौन सी कहानी कितनी सही है और उसकी क्या डिटेल्स है ये सामने आना बाकी है। और ये तभी होगा जब मुकदमे चलेंगे, जब उनके बारे में दोनों फरीकों का मौक़िफ़ आएगा,
तब जाके क्लियर होगा। अच्छा वड़ाइद साहब, बहुत कुछ हो जाने और वक्त गुजरने के बाद भी तहरीक इंसाफ कोई ख़ास लचक दिखाने को नहीं तैयार नज़र आती। माफ़ी तो बहुत ही दूर की बात है, गलतियों का एतराफ़ भी नहीं है। अब अगर मुज़ाकरात होने हैं, मामलात अगर आगे बढ़ने हैं, पता नहीं अभी तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आपको लगता है कि मे बी लेटर कोई रास्ता निकल आए? इसका रास्ता ज़ाहिर है एक तो लचक होता है, लेकिन लचक ना पीटीआई दिखा रही है और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट क्यों दिखाए, जबकि उनका नुकसान हुआ 9 मई को और वो भुलाने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक सजाएं नहीं होती वो क्यों भुलाएं। तो दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि एक रास्ता है, इलेक्शन हो चुके हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर दोनों पार्टियां बैठती हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो सैंक्शन है वो स्पीकर ने की है, एजेंडे पे दोनों पार्टियां मिल के बात करती हैं, इकट्ठे बैठते हैं, तो उससे रास्ता निकालना चाहिए। कोई पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए, पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए जो इस सिलसिले में आगे बढ़े। ठीक है राय साहब, इस पूरी सूरत हाल में एक किरदार हुकूमत का भी है ना। वो कहती है कि ना 9 मई को भुलाएंगे, ना ऐसे वाक़यात दोबारा होने देंगे। कैसे मेक श्योर करेंगे कि ऐसे वाक़यात जो हैं ये दोबारा ना हो? इसको यकीनी बनाना बड़ा मुश्किल भी है। देखिए, एक तो 9 मई का जो वाक़या है उससे हर एक ने सबक तो लिया है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे दूसरी हो। वैसे भी सियासी जमातें जो हैं उनको वायलेंस से दूर रहना चाहिए। जो भी सियासी जमात वायलेंस के करीब जाती है, हमने देखा है कि उसका अंजाम फिर अच्छा नहीं होता। MQM आप देख लें क्या उसका अंजाम हुआ। इससे पहले भी जितनी पार्टियां वायलेंस की तरफ गई हैं तो मुश्किल में पड़ी हैं। तो ये पीटीआई की गलती थी डेफिनेटली 9 मई का वाक़या, और इससे निकलना चाहिए। और इसका निकलने का तरीका बड़ा शुरू से ही गुजारिश करते आ रहे हैं कि भाई जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको पार्टी से निकाला जाए, कत्ता तल्लक किया जाए, और इस मामले से अपनी लातलकी जो है वो इख्तियार की जाए, और सियासी पार्टी को सिर्फ जमहूरी अंदाज में और नॉन वायलेंट जो है वो चलाया जाए। यही वाहिद रास्ता है, क्योंकि अगर आप वायलेंस पे चलेंगे, आप समझते हैं मैं तशद्दुद से तब्दीली ले आऊँगा, तो वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की लॉ एंड आर्डर एजेंसियाँ ये नहीं करने देंगी, ना करने देती हैं दुनिया की कोई एजेंसी। शुक्रिया आपका वड़ाइद साहब। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार बेनज़ीर शाह ने भी हमें ज्वाइन किया है। बेनज़ीर, आज 9 मई है और आज से 1 साल पहले पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ ऐसा जो उससे पहले नहीं देखा गया था, कोई तसव्वुर नहीं था। लेकिन आज 1 साल बाद भी हम कॉन्फिडेंटली ये कहने की पोजीशन में नहीं हैं कि ज़िम्मेदारों का तयन हो चुका। क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं? देखिए, मेरी राय में जो 9 मई का वाक़या था वो एक बहुत सीरियस वाक़या है, क्योंकि उसे लग तो ये रहा था कि एक सियासी जमात ने मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की, लेकिन एक सीरियस मामले को लगता है रियासत ने कोई ख़ास सीरियस लिया नहीं, क्योंकि पिछले 1 साल में हमने कोई शफाफ तहकीकात नहीं देखी। बहुत सी JITs बनी, बहुत सी कमेटियाँ बनी, वफाक में भी कई बनी। अभी निगरान हुकूमत एक कमेटी बना के गई थी 9 मई के वाक़यात पे। JITs पंजाब में, अगर आपको याद होगा तो पिछले साल सिर्फ पंजाब में कोई तकरीबन 50 JITs बनी थी, लेकिन कहाँ है उनकी रिपोर्ट्स, कहाँ है वो ठोस सबूत जिसके बारे में हमें पिछले 1 साल से कहा जा रहा था कि हम आवाम के सामने रखेंगे, हमारे पास वीडियो कॉल्स हैं, हमारे पास ऑडियोज़ हैं, हमारे पास सारी जियो फेंसिंग से इंफॉर्मेशन है, हमें सब पता है कि कौन मुलव्वस था कौन नहीं था। लेकिन आज तक या पिछले 1 साल में हमारे सामने, आवाम के सामने वो सबूत नहीं रखे गए, और लगता तो ये है कि अदालतों में भी शायद वो सबूत नहीं पेश हुए, क्योंकि जो PTI की क़यादत है जो इस वक्त जेलों में है, उनके केसेस बस चल रहे हैं। अगर वो निकलते हैं, उनको बेल मिलती है, तो उनको एक और केस में बुक कर लिया जाता है। तो अगर ये ठोस सबूत है तो उनको तो आज सज़ा हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनके भी केसेस पिछले 1 साल से वो जेलों में हैं। तो मेरी राय में तो ये लगता है कि इस पूरे मामले में, ये 9 मई का जो मामला है, पिछले 1 साल में लगता है कि PTI ने भी काफ़ी कुछ मिसकैलकुलेट किया है और इस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत कुछ मिसकैलकुलेट किया है। अच्छा बेनज़ीर, 2 दिन पहले तर्जुमान पाक फ़ौज की जानिब से इस पूरे मसले पर बड़े वाज़े बयानात दिए गए और ये तासुर लिया गया है कि तहरीक इंसाफ अगर माफ़ी मांग ले और हुकाम जो हैं वो 9 मई मुल्ज़मान के साथ रियायत कर दें तो बात आगे चल सकती है। ये सारी अगर मगर की बात है, तो आपकी नज़र में ये ऑप्शन पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, या फिर अगर तो कसूरवार हैं एंड दे हैव ऑल द एविडेंस एंड डेटा, तो हर सूरत सज़ा मिलनी चाहिए उनको?
सिर्फ माफ़ी मांगने से तो मसला नहीं हल हो जाना चाहिए। एक बड़ा सीरियस, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बड़ा सीरियस वाक़या है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग मुलव्वस थे उनकी सख्त से सख्त उनको सज़ा होनी चाहिए। यहाँ पे अक्सर कैपिटल हिल राइट्स की बहुत बात होती है जो अमेरिका में हुआ, कल भी उस पर बात हुई, अक्सर जिक्र किया जाता है और उसका मुआवजा किया जाता है 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके साथ। लेकिन आपको भी पता होगा कि जो कैपिटल हिल राइट्स हैं उसके बाद 2 साल तकरीबन वहाँ पर तहकीकात चलती रही, पता नहीं कितने टेराबाइट्स ऑफ वीडियोज़ उन्होंने जमा किए, एक प्रॉपर सॉलिड केस बनाया और फिर वो जो लोग थे जो मुलव्विस थे उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दी, किसी को 18 साल, किसी को 19 साल, किसी को 14 साल। सो सिर्फ ये कह देना कि कोई माफ़ी मांग ले तो हम उनके साथ बैठ जाएंगे, अगर वो मुलव्विस हैं तो फिर आप उनको सज़ाएँ दें और सबूत लेके आए उनके ख़िलाफ़। दूसरी बात ये है कि देखिए 1 साल में ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी और PTI ने भी, दोनों ने बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली हैं। दोनों को अब थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। PTI की जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो ये है कि वो मानते ही नहीं है कि उनमें से कोई भी 9 मई में मुलव्वस हो सकता है। वो सिर्फ इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। इसका मतलब कि वो कह रहे हैं कि रियासत जो थी वो मुलव्वस थी। जब तहकीकात नहीं हुई तो आपने पहले से अपना माइंड मेकअप कैसे कर लिया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। दूसरी जानिब जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका भी लगता है कि उनका भी माइंड मेकअप हुआ है, उन्होंने भी एक बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है और वो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उनकी राय ये है कि PTI की जो पूरी की पूरी टॉप क़यादत है वो मुलव्वस थी 9 मई के वाक़यात में। बहुत शुक्रिया, बहुत से वाले पॉइंट्स हैं। अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस दोनों जो हैं उनको ज़रा नीचे उतरना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक ये बात तो बड़ी और भी ज़्यादा ऑगमेंट होती जा रही है। ख़ास तौर पे अभी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने, उसमें बहुत सारे सबूत दिखाए गए, उसमें ही कितने विजुअल्स दोबारा से रिप्ले और इससे कहीं ज़्यादा विजुअल्स हमने पहले भी देखे हैं, फिर ऑडियो कॉल्स, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग्स, एवरीथिंग इज देयर। आई वंडर बट देयर इज नॉट, यू नो, इट हैज़ नॉट बीन प्रॉपर्ली मैनेज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, पुट इन अ केस, कोई चार्ज शीट नहीं है कि यहाँ से मामला शुरू हुआ, ये मुलव्विस है, ये होता चला गया। मतलब होंगे अपने जहनों में लोगों के, बट यू नो कोई क्लियर कट 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप कोई चीज सामने नहीं है। ट्रायल्स क्यों नहीं अभी तक कंप्लीट होके सजाएं क्यों नहीं हुई? सो दैट इज अ पॉइंट। मतलब साल गुजर गया है, पकड़ भी लिए थे आपने लोग, पता भी चल गया कि इन्होंने किया है जो किया है, तो अब डालें अंदर इनको कुछ, मतलब इसको ख़त्म करें ना बात को। ओके, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कुछ और इश्यूज हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। वेलकम। अच्छा जी, पहाड़ों को सर करने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं ये काम बतौर प्रोफेशन करते हैं, मगर नायला कियानी इसे मिशन समझकर कर रही हैं। दुनिया में 14 पहाड़ ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज़्यादा है और पिछले हफ्ते नेपाल की मकालू निपटाने के बाद नायला कियानी 8000 मीटर से ऊंचे 11 पहाड़ सर कर चुकी हैं। 14 में से 11 ये सर कर चुकी हैं और इन 14 में से 5 बाय द वे पाकिस्तान में हैं, फिर नेपाल में हैं, फिर चाइना में हैं। मतलब जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान हैज अनप्रेसिडेंटेड, मतलब इट इज़ यूनिक इन इट्स ब्यूटी एंड नेचर एंड पहाड़। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत पहाड़ दिए हैं। खैर, ये पहाड़ 11 पहाड़ 8000 मीटर से बुलंद सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून को पहमा भी बन गई है नायला। कहना है करेक्ट यू है, पाकिस्तानी खातून और मर्द 11 नहीं कर चुके कोई, ये पहली हैं जिन्होंने की हैं। सारे 8000ers जो कहा जाता है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी हुमा एंड नायला, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह, आप फख्रे पाकिस्तान हैं, आप इंस्पिरेशन हैं लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए। मतलब यू हैव दैट स्टोरी जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जानी चाहिए छोटे बच्चों को। एब्सोल्युटली, वी नीड मोर पीपल एंड मोर वुमेन लाइक यू। नायला, बहुत बहुत मुबारक हो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी जर्नी को हम फॉलो करते हैं और हमें पता होता है कि अभी फिर आप हमारे शो पे होंगी कोई और कारनामा करके। तो अब तो 3 ही और रह गई हैं। नायला, क्या कहेंगी? 11 आउट ऑफ 14 हो गया, 3 मोर एंड देन आर यू डन विद दिस मिशन या ढूंढती रहेंगी आप पहाड़? नहीं, आई थिंक 3 के बाद मैं I'll focus on other things in life, my career, family और जो बाकी जो मिशन मैं लेके चल रही हूँ उन पे इंशाल्लाह। अच्छा, कैन आई जस्ट टेल पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड अस कि हम नायला कियानी से बात भी कर रहे हैं और ये जो 11 पीक्स की हम बात कर रहे हैं, 8000ers की हम बात कर रहे हैं, ये आपने सर किए हैं इन अंडर 3 years। मतलब 3 साल के अंदर अंदर आपने सब कुछ कर लिया। अपने में एक रिकॉर्ड है नायला?
सो यस, ये फास्टेस्ट है एंड टू बी ऑनेस्ट ये मैं कोई रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए नहीं कर रही थी। ये जस्ट बिकॉज मतलब स्पॉन्सरशिप मिलती रही, अपॉर्चुनिटी मिलती रही एंड माय फैमिली एंड आई वांटेड टू डू इट as quick as possible ताकि मैं अपनी फैमिली लाइफ वापस जाऊं। बट यस, इट्स द फास्टेस्ट रिकॉर्ड। अब मुझे लगता है सब आपके पीछे पड़ गए हैं कि भाई ये 14 पूरे करो ताकि हम और काम करें जिंदगी में। अब तो हम भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। पहले शुरू में जब हम आपसे बात करते थे तो हम ये सोचते थे चले 1 2 4 हो गई, अब काफी हो गया, लेकिन अब वी आर ऑल्सो यू नो विद यू कि नहीं पूरी 14 होनी चाहिए। With 11 already done. अच्छा, आप ये बताइए, we always interested to know and people are also always interested to know, जब आप हर दफ़ा पहाड़ सर करने के लिए जा रही हैं, ज़ाहिर है बहुत मुश्किल काम है, मतलब how do you say goodbye to your family? मतलब उनके जहन में भी आता होगा, आपके जहन में भी आता होगा कि this could be, I'm sorry but this, the thought comes कि this could be the last time I might see them. होता है, बिल्कुल होता है। तो वो जो कुछ हम घर की अरेंजमेंट फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल वो इस तरह करके जाती हूँ कि कोई अल्लाह ना करे अगर कुछ वर्स्ट के सिनेरियो हो जाए तो घर वालों को प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन डीप डाउन आई शुडंट से दिस बिकॉज जो बड़े बड़े क्लाइंबर जिनके साथ ट्रेजेडी हुई है वो भी शायद ऐसे सोचते हों, लेकिन समहाउ डीप डाउन मुझे अल्लाह ताला पे एतमाद होता है कि आई विल कम बैक टू माई डॉटर। तो ये मेरे अंदर होता है, चाहे ये गलत है ये सही है। नहीं, आप बड़ा अच्छा करती हैं, अल्लाह पे यकीन होता है, अल्लाह से जैसा गुमान करें अल्लाह मियां करता भी वैसा ही है फिर आपके साथ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैनिफेस्ट भी आप करते हैं ना चीजें। People who are watching you on our show for the first time, वैसे तो आप लोग कहाँ थे क्योंकि माशाल्लाह नाइला तो बहुत बार हमारे शो पे आ चुकी हैं। नाइला की 2 बच्चे भी हैं, शी इज़ अ वर्किंग मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, बड़े सपोर्टिव इनके हस्बैंड हैं, इनकी फैमिली है, सो ये सारी चीज़ें मैटर बहुत ज़्यादा करती हैं। नाइला, अभी आपने कहा कि 3 सालों में आपने 11 पीक्स कर ली, स्पॉन्सर्स मिलते गए, काम आगे चलता गया, लेकिन बॉडी को भी तो वापस आने में ज़रा टाइम चाहिए होता है, थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होती है। इवन योर बॉडी हैज़ नॉट बिन गिवन दैट काइंड ऑफ अ ब्रेक जो कि हम समझते हैं कि कोई K2 सर कर रहा होगा, एवरेस्ट जा रहा होगा तो उसको 1 साल की तो मोहलत मिलनी चाहिए उसके बाद टू रिकवर। तो पिछले साल आई वॉज ऑन 8 पीक्स हायर देन 8,000 मीटर और वो आई थिंक मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मुझे पिछले 1-2 साल में पता चला है कि हम ये हमारा माइंड या तो हमें सोसाइटी की लिमिटेशंस होती हैं या टेक्स्ट बुक या कुछ भी जो लिमिटेशंस वो हम खुद पे इम्पोज करते हैं। बट जब मैंने ट्राई किया एक के बाद दूसरा माउंटेन, तीसरा माउंटेन, 8 माउंटेन्स इन 6 months, देन आई रियलाइज के हम अगर माइंड हमारा चाहे कि कुछ करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो यूर राइट कि बॉडी को रेस्ट चाहिए, बट वो कुछ माउंटेन मैंने एवरेस्ट के 1 दिन बाद मैंने रोज से किया, कुछ माउंटेन्स में 1 दिन 7 days का गैप था, कुछ में 3 weeks का गैप था। So I was able to somehow without having a negative impact on my body able to climb all these mountains। एंड्योरेंस क्या हर क्लाइंब के साथ अगली क्लाइंब में आपको लगता है कि आपकी बॉडी और बेहतर इस एल्टीट्यूड को, इन कंडीशंस को हैंडल करने के काबिल हो गई है? डू यू आल्सो फील दैट? एक्लाइमेटाइज होता हेल्प होता है एक्लाइमेटाइजेशन में, तो वो डेफिनेटली हेल्प होता है। इंड्योरेंस में यू डू नीड अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक, लेकिन अगेन हमारा माइंड, हम जो अपने माइंड को बताएंगे वी आर एबल टू डू दैट इवन इफ एवरीवन एल्स अराउंड अस सेज के नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे भी लोगों ने बोला था ये नहीं कर पाएगी, K2 नहीं कर पाएगी, ये माउंटेन नहीं कर पाएगी, बट आई थिंक इट्स ऑल इन द माइंड। बट एक्लाइमेटाइजेशन डेफिनेटली हेल्प्स। तो वो जो मैंने इतनी ज़्यादा पीक 6 months में की हैं, दैट वाज बिकॉज एक माउंटेन पे जो एक्लाइमेटाइजेशन प्रोसेस हुआ था, माई बॉडी वेंट थ्रू दैट, वो नेक्स्ट माउंटेन पे इट हेल्प मी। अच्छा नाइला, बहुत से मुश्किल काम होते हैं जो लोग कर रहे होते हैं लेकिन उनको लगता है वो ही किसी तरीके से कर सकते हैं और बाकियों को रेकमेंड शायद नहीं करते उस तरह। वुड यू रेकमेंड माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग द वे दैट यू डू टू अदर पाकिस्तानी गर्ल्स एंड वुमेन के ये एक्चुअली कोई भी कर सकता है इफ यू सेट योर माइंड टू इट? I strongly believe in it कि कोई भी कर सकता है। I think I will say one extra thing, मेरी body when I went to high altitude, मतलब high altitude you have to be very careful. When I went first time, I realized कि मेरी body maybe naturally is able to cope up with lack of oxygen better than others. I think that's what helped me. लेकिन I still believe कि कोई भी, किसी को भी अगर कोई भी काम करना है, माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, कुछ भी करना है, if they really मतलब वो उसके पीछे पड़ जाएं तो वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। मे बी कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल आती है, कुछ को कम मुश्किल आती है,
but anybody can do whatever they want to do. अच्छा, इतने पहाड़ आप माशाल्लाह 11 चढ़ चुकी हैं, चोटी पे पहुंच के नीचे का मंजर सबसे ज्यादा किस पहाड़ का हसीन है? खूबसूरत किस पहाड़ से नीचे देखने में बहुत, आप कहती हैं, फैसिनेट होता है इंसान? बहुत मुश्किल आंसर है और फर्स्ट टाइम किसी ने पूछा है और एंड आई एम ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट. आई थिंक एक्चुअली मुश्किल आंसर करना, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि सारी जब टॉप पे पहुंच जाए ना तो वो पूरे जो पहाड़ 7,000 6,000 मीटर्स 5,000 वो एक ही तरह के लगते हैं. लेकिन आई वुड से लोटसे मुझे मेरा जो फेवरेट था, मैंने वीडियो भी बनाई थी, लोटसे के टॉप से एवरेस्ट नजर आता है, बाकी मकालू कांचनजुंगा वो भी पीछे नजर आते हैं. आई थिंक दैट वाज प्रोबेबली लोटसे. और हर दफा वही फीलिंग होती है आपको चोटी पे पहुंच के, मतलब पहाड़ की चोटी पे पहुंच के, एवरी टाइम यू फील द सेम एड्रेनलिन, यू फील द सेम रश, या कोई एक ऐसा पहाड़ होता है ना वो फीलिंग ऑफ सम अकम्प्लिशिंग समथिंग सो ग्रैंड? I think sense of relief के पहुंच गए हैं. For example, Makalu was a very very difficult mountain. I actually cried second time. मतलब 11-12 जो mountain मैंने climb किया उनमें only twice I cried because इतना मुश्किल था. एक G1 पाकिस्तान में and Makalu जो अभी मैंने कुछ 2 दिन पहले सबमिट किया. It was so hard कि मैं I couldn't stop crying कि मैं कैसे पहुंच गई हूँ. I didn't think I'd make it to the top. अच्छा, यानी डिफरेंस होता है हर पहाड़ में भी. नायला ये बताएं, अब यू हैव अ डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, यू हैव बीन वर्किंग फॉर क्वाइट अ व्हाइल एज वेल. हाउ डू यू मैनेज दैट? अभी भी आपका प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और ज़िंदगी साथ साथ चल रही है या अब आपने उसको ब्रेक लगाई हुई है? बिकॉज आप यू आर ऑलवेज क्लाइंबिंग अ माउंटेन फॉर द एटलीस्ट फॉर द पास्ट 3 years. So last year I took a break. I left my banking job, but I am working on a couple of businesses already. दो startups हैं, उसपे मैं काम कर रही हूँ साथ में. But like I said, पहले भी मैंने बताया था कि prioritization या support है, and when I'm away तो वो काम delegate कर रही होती हूँ. But my current focus is actually on a technology business startup right now. तो वो multitasking करनी पड़ती है, help support के बगैर पॉसिबल नहीं है. अच्छा, एक और हमें आपकी बहुत अच्छी बात है एंड बिल्कुल गुड लक विद दैट. आपकी एक और अच्छी बात हमें लगी कि शुरू में तो ऑब्वियसली ये सारी अचीवमेंट्स आपकी हो रही थी, लेकिन अब शायद आपने भी रियलाइज़ किया है कि आपकी माशाल्लाह जो पॉपुलैरिटी है दैट नीड्स टू बी पुट टू गुड यूज़. और लास्ट एक आपने वीडियो बनाई है वेयर यू स्ट्रेस द नीड टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड या गर्ल्स ऑफ पाकिस्तान. उसके हवाले से बताएं कि आप हाउ पैशनेट डू यू फील अबाउट दैट? वेरी वेरी पैशनेट, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये भी बोला है कि मुझे भी अचानक से, मतलब आई एम over 35 for people who don't know me, मुझे ये अचानक से ये मतलब शऊर आना, it wasn't a coincidence. आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ I think main thing was education, क्योंकि जब I studied aerospace engineering, it was very hard. My life was very very tough. मतलब पूरी लाइफ में मुझे वो mental strength के लेसन मिलते रहे. But where I am now, I believe किसी भी चीज़ पे आपका self belief और confidence हो, आप कुछ भी कर सकते हैं. That's exactly what I said in the video. वो मुझे अगर मैं डिग्री नहीं होती मेरे पास, या I didn't struggle to get that degree, और वो mental strength की training साथ साथ नहीं होती, तो मैं इस वक्त यहाँ पे नहीं होती. Because one of my biggest achievement in my life was my degree. When I was studying, I didn't have financial resources, family की support उस वक्त नहीं थी financially, तो I used to study, work full time night and study during the day. तो मतलब वो पूरी लाइफ की स्टोरी, एंड देन जो एजुकेशन है, पूरा जो हार्ड वर्क था, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इफ़ आई वांट टू डू समथिंग, अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो पहाड़ सर करना है, if I really want to, I can do it. And then शुरू में मुझे बहुत वो डर होता था कि सोसाइटी क्या बोलेगी, relatives, neighbors क्या बोलेंगे. But I think society is only scary जब आप उसको अपने सर पे हावी करते हैं. जब आपने माशाल्लाह सारे पहाड़ सर किए, सोसाइटी के, लोगों के कहने के, और आपने एक्चुअल फिजिकल पहाड़ भी सर करके दुनिया को दिखा दिया. आपकी जिंदगी जो है वो जबरदस्त एक एग्जाम्पल है जिसमें स्ट्रगल करके ही अचीवमेंट होती है. हमें मुफ्त में बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता. नायला, that's all the time we have. Thank you and congratulations.
Congratulations and good luck for yourself and for the next peak as well. सुनहला माशाल्लाह रुकने वाली नहीं है, ये बाकी जो 3 पहाड़ बच गए हैं उनको भी सर करके ही दम लेंगे। हमें पता है कि ये 3 सर करके जो रह गए हैं ना उसके बाद ये चैन लेंगी। सो यस, ब्रेक ले लें, थोड़ी देर में आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आयरलैंड पहुंच गई है, डबलिन पहुंच गए हैं। 3 T20 मैचेस उनके होने हैं वहाँ, वो डबलिन पहुंचे, उन्होंने बड़ी तस्वीरें खिंचवाई, बड़ा ज़बरदस्त माहौल लग रहा था। मोहम्मद आमिर को वीज़ा नहीं मिला अब्दुल्ला, वो भी तक नहीं पहुंचे, तो ये बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की बात है। और PCB हैज़ टेकन अप दिस इशू यू नो विद आयरलैंड क्रिकेट के ये क्या हो रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि वो सीधा इंग्लैंड ही जाएंगे, शायद आयरलैंड ना जाएं। लेट्स सी क्या होता है उसका। कल पहला मैच है। कौमी टीम आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पहला T20 आपको बता दें कल हुआ ने बताया जुमे को खेला जाएगा। और या वैसे मोहम्मद आमिर ने वीज़ा स्क्वाड के साथ ही अप्लाई किया था। अब लेट्स सी क्या होता है। PCB वैसे नाखुश भी है। अब्दुल्ला मलिक अहमद खान साहब भी नजर आ रहे हैं। हाँ जी, स्पीकर पंजाब असेंबली की रवानगी के विजुअल्स हैं, तो सो उससे अब तो ये पहुंच गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तस्वीरें जो बनवाई हैं शादाब और अपेरेंटली कप्तान बाबर आजम ने होटल के अतराफ में, ये इंस्टाग्राम पे मैंने दिखाएं। बाबर इज एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा, आगे जगह जाके दिखाएंगे, कुछ सरप्राइज टाइप लगा हुआ है। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, कम बैक टू अस प्लीज बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू टॉक मच अबाउट दिस, तो हम अगले घंटे में इसकी बात करेंगे। और अभी क्या ब्रेक ले लें? हाँ, हेडलाइन ब्रेक के बाद आ रहे हैं। वेलकम बैक जी। भाई 9 मई के वाक़यात की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन 9 मई को पिछले साल जो हुआ वो हमने तफसील से जिक्र किया। 9 मई को 8 साल पहले जो हुआ उसकी भी थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि 9 मई को आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो जियो पाकिस्तान, इसका सिलसिला शुरू हुआ। यस, तो वी हैड बीन वेटिंग एक्चुअली कि हम जरा इस पे बात करेंगे, लेकिन माशाल्लाह द डे वाज हाईजैक्ड बाय अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो हमने कहा चलें पहले उसकी बात कर लेते हैं 9 मई को क्या हुआ था पिछले साल। लेकिन एक्चुअली द रियल थिंग वाज जियो पाकिस्तान वाज बॉर्न 8 years बैक, और तब से हम 2000 से ज़्यादा, हम एक्चुअली आपको फिगर नहीं बता सकते बिकॉज इतने शोज अब मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ कि लगभग हमने 2000 से ज़ायद शोज़ किए हैं जिसमें आपका और हमारा साथ रहा है। और इसमें लिटरली सैकड़ों हमने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराई है और ख़ुद भी की है। मतलब इसमें आप ईद के शोज डाल दें, स्पेशल ट्रांसमिशंस डाल दें, कोई ओकेजन पिछले 8 सालों में हुआ है तो हम यहाँ ही थे और हम आप लोगों से बातचीत कर रहे थे। आप लोगों का सपोर्ट हमें पिछले 8 सालों में ऐसा कोई ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है कि अब हम भी नहीं रह सकते यहाँ बैठे बगैर। और यकीनन जो आपकी फीडबैक आती है, आप भी इंतज़ार में होते हैं कि कब हमारा शो शुरू होगा। एक इंटरेस्टिंग आपको ट्रिविया अबाउट आवर शो बता दें कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो कि ऑलमोस्ट डे 1 से हमारी जो टीम बनी थी वो अब तक बरकरार है। हम सारे वी हैव बिन एट इट टुगेदर फॉर द पास्ट 8 years। और ज़ाहिर है कोई भी हम तो चलें चेहरा है इस शो का, लेकिन पस मंज़र में जो लोग मौजूद हैं उनका किरदार मैं कहूँगा कि हमसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है भाई। और उन लोगों की अनथक मेहनत की वजह से ये शो वो मकाम हासिल कर चुका है जो हमें आपसे मुलाकात करके या आपका फीडबैक सुनकर अंदाज़ा होता है दैट यू लव जियो पाकिस्तान। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड थैंक यू फॉर लविंग अस, एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर, एंड थैंक यू फॉर ऑल्सो एट टाइम्स टेलिंग अस कि आप ये करें और आप ये ना करें। और हम जब ये शो शुरू हो रहा था तो पूरी इंडस्ट्री स्केप्टिकल थी कि भाई इस तरह का ब्रेकफास्ट शो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ये शो शुरू कर रहे थे उनको यकीन था, और इस यकीन को आप लोगों की पजीराई ने और पुख्ता कर दिया। डे 1 से हमें एग्जैक्टली पता था कि हम क्या करना चाहते हैं विद दिस शो, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह द मॉडल हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल और हम बिल्कुल वही कर रहे हैं। शुरू में एक फ़ैसला हुआ, डिसीजन हुई, फिर लोग मिलते चले गए, जुड़ते चले गए शो के साथ, और हमारी फैमिली जो है वो ग्रो करती गई उसी तरह। और माशाल्लाह वी आर हियर सिटिंग विद यू। ये कहने दीजिए, मैं थोड़ा सा कभी आप जो बातें कह देते हैं ना कि कहने दीजिए कि इस शो की कामयाबी का एक और मज़हर या एक और दलील ये है कि इस शो की कामयाबी के बाद ऐसे दर्जनों शोज़ शुरू हुए मुख्तलिफ TV चैनल्स पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, और हम सब
उनको भी हम कहेंगे कि हमारी नेक तमन्नाएं और गुड लक उनके साथ भी हैं। लेकिन चलिए एक हमें तसल्ली ज़रूर होती है कि समथिंग वी डिड वाज वर्थ इट, कि उसको लोगों ने हूबहू कॉपी करने की कोशिश की। जो लोग हमारे दोस्त वो शोज़ करते हैं एट टाइम्स वो ये भी बताते हैं कि उनके इंतज़ामिया या उनके सरबराहान या उनकी टीम उन्हें कहती है कि भाई अब्दुल्ला और हुमा चाहिए, अब्दुल्ला और हुमा जैसा शो चाहिए। वी टेक इन गुड स्ट्राइड और अच्छा कंटेंट तो मतलब हम ज़रूर प्रमोट करेंगे, तो जिसने जो करना है वो ज़रूर करे। लेकिन द रियल हीरोज़ जिन्होंने इस शो को बनाया है और इतना सक्सेसफुल किया ओवर सो मेनी ईयर्स एंड वी आर नॉट स्टॉपिंग, तो लिहाजा हम तो चलते ही रहेंगे, वो आप लोग हैं। You are the ones who encouraged us, who supported us, जो आपकी फीडबैक हमें मिलती रही, आप हमें टॉपिक्स सेंड करते रहे, हर चीज़ जो हो रही होती थी आपको पता था कि आप हमें लिखेंगे, हमसे कांटेक्ट में रहेंगे, तो हम आप ही के जो इश्यूज हैं, मसले हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो इधर हाईलाइट करेंगे एंड दैट इज़ हाउ दिस शो बिकेम। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। हाँ। और हमने आपको अभी ये बताना है कि वज़ीर आज़म की सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पीका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। पीका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की मंजूरी भी दी गई है, DRPA। और ज़राए के मुताबिक डिजिटल राइट्स अथॉरिटी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करेगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया पर कानून की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करेगी और नए पीका कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुलव्वस अफराद और गवाहों को तलब कर सकेगी। पीका बिल 2024 काबीना की मंजूरी के बाद फिर पार्लियामान में पेश किया जाएगा। यहाँ ये भी आपको याद दिलाएं कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट सबसे पहले 2016 में मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत ने मुतारिफ करवाया था। पीका कानून को नफरत अंगेज़ तकारीर और हरासगी के खिलाफ ढाल के तौर पर पेश किया गया था। उस वक्त हुक्काम ने इस काले कानून को वक्त की ज़रूरत का जवाब दिया था, लेकिन कुछ अरसे में ही पीका कानून के नफाज को लाने की असल वजूहात या मकासद वाज़े हो गए थे। पीका कानून की शक्ल में रियासत के पास नाक़दीन को हिरासा करने, डराने और खामोश करने का मौसर हथियार हाथ आ गया था। बड़ी तादाद में सियासतदानों, सहाफ़ियों, सियासी कारकुनान और हत्ता के आम शहरी इस कानून का शिकार बने। FIA की जानिब से तलबी के नोटिस और FIR का अंदराज मामूल सा ही बन गया। ये ओवर द ईयर्स आपने भी नोटिस किया होगा। रियासत मुखालिफ बयानिए, अवामी शख्सियात और रियासती इदारों को बदनाम करने के नाम पर इख्तलाफ राय रखने वालों के घरों पर न सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत छापे मारे गए बल्कि गिरफ्तारियां भी की गईं। 2017 में उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार इस हवाले से क्या कहते थे, एक दफ़ा आपको ज़रा याद दिलाना चाहते हैं। अगर सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल सोशल मीडिया इसी रास्ते पे रही और हमारी तमाम कोशिशों पे पानी खुदा न खास्ता फिर गया, जो मुझे नहीं फिरेगा मगर अगर फिर गया तो फिर हम सख्त तरीन इक़दामात इस सोशल मीडिया के हवाले से करेंगे। लेकिन फिर जुलाई 2017 आ गया और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत नाअहल हो गए। अलबत्ता नून लीग की हुकूमत कायम रही, मगर हवा का रुख बदला और ये पीका कानून खुद नून लीग के खिलाफ ही इस्तेमाल होने लगा। 19 अक्टूबर 2017 को नून लीग के सोशल मीडिया सेल से वाबस्ता आदिल तनोली को इसी पीका कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। 20 अक्टूबर 2017 को नवाज शरीफ ने नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने तवज्जो दिलाई कि किस तरह उनके सोशल मीडिया वर्कर्स को गिरफ्तार और जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा है। उन्होंने गिरफ्तारियों को आज़ादी इजहार राय पर हमला करार दिया, लेकिन फिर वक्त का धारा बदला। 2018 के इंतखाबात के बाद PTI की हुकूमत इक़्तिदार में आई और अगले 4 साल ये कानून नाफिज करने वालों की पहली तरजीह, ये कवानीन नाफिज करने वालों की पहली तरजीह ही रहा और इसके ज़रिए वो लोगों को हरासा करते, गिरफ्तार करते, जबरी गुमशुदा करते। लेकिन फिर वक्त बदला और पीका कानून PTI के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। सो ये है इसकी कहानी और अब इसमें एक नई तरमीम कर दी गई है, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी, हाँ, DRPA जी।
थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरा ख्याल है कि हमें इसको ज़रा याद करने में। ना व्हाट्स गोइंग टू बी न्यू इन इट, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इनिशियली तो यही कहा जाता है कि भाई ये तो सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, लेकिन क्या वाकई ये सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है या इसके पस पर्दा भी कुछ और हक़ाइक़ हैं जिसमें आज़ादी इज़हार राय पर मज़ीद कतगने लगाना है। अच्छा, एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर सेइंग दैट, बिकॉज हम भी यही इंतज़ार में है कि पहले कौन सा इस कानून ने बड़ा कोई काम किया है। मतलब जो जिसकी कोई ओपिनियन होता है, कोई व्यू होता है, उसको बंद करने वाली बात रही है। वी डोंट नो व्हाट मोर टू एक्सपेक्ट। मतलब उसी को आपने रिफर्बिश करके एक और जो नाम से चीज़ दे दी है, बट व्हाट्स हैपनिंग इन इट, व्हाट्स न्यू इन इट, व्हाट्स डिफरेंट इन इट, तो इस पे भी बात करना पहले भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि इस तरह के कवानीन रिवायती तौर पर आर्म ट्विस्टिंग के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। मुखालिफिन की आवाज़ को दबाया जाए, उनके खिलाफ पर्चे बनाए जाएँ, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ, चाहे वो मुखालिफिन आपको लग रहा हो कि आपकी राय से इख्तलाफ करने वाला आपका मुखालिफ है, हालांकि होता नहीं है, या आपके सियासी मुखालिफिन उनके हामी हों। और अभी भी ख़दशा यही है कि इस तरह के कवानीन मुखालिफिन के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे, सियासी मकासद के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि किसी भी किस्म की जल्दबाजी से इज्तनाब बरता जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर अगर कोई वाकई कानून साजी करनी है जिसमें सारिफ का तहफ़्फ़ुज़, जिसमें कहा जाता है ना कि जी हरासमेंट होती है, जिसमें लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, और बड़ी ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत भी है कि कवानीन हों ऐसे और सख्त हों और उन पर फिर अमल भी हो कि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके और उनको ऐसा आगे ऐसे ना करे, कोई एग्जाम्पल सेट की जा सके। लेकिन एट द सेम टाइम हमने यही टाइमलाइन देखी है अपनी माजी में कि भाई कवानीन लाओ और फिर लोगों के खिलाफ, अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल चले। अब ये तो हमें लग रहा है कि ऐसा ही होगा क्योंकि हम पास्ट ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि अब भी ऐसा ही होगा। बट वी हैव सम गेस्ट जिनका ओपिनियन लेते हैं। फरिया अजीज़ हैज़ जॉइंड अस, डिजिटल राइट्स बोलो भी कि ये शरीक बानी है। फरिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। और साथ ही हमें ज्वाइन किया है हमारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अयाज अकबर यूसुफजई। फरिया, बात आपसे शुरू करते हैं। पहले तो बताएं आपको आपकी क्या सेंस है कि क्या ज़रूरत पड़ी डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी की मंजूरी देने की, उसके क़याम की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, ज़रूरत तो ये ना कोई ड्राफ्ट सामने रखते हैं और जो जस्टिफिकेशंस हमें जो आपके शो पे NCCIA के हवाले से भी हुआ कि क्योंकि वो FIA नाकाम हो गई थी तो हमने नई एजेंसी बना दी। अब PTA के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि PTA उस तरह से नहीं काम कर पा रही। ये जो एजेंसी बनाई है, और आप इसके नाम पे तो बिल्कुल मत जाइएगा कि ये कोई प्रोटेक्शन ये होगी, ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, ये इसके जो तफसीलात न्यूज़ रिपोर्ट्स में ही सामने आई हैं, क्योंकि ड्राफ्ट तो कोई है नहीं, उसमें ये चीज़ काफ़ी सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि लाइसेंसीज बना दें लोगों को, यूज़र्स को, वेबसाइट्स को, प्लेटफॉर्म्स को। ये एक ई-सेफ्टी बिल PDM के दौरे हुकूमत आया था जिसकी काबीना ने प्रिंसिपल मंजूरी दे दी थी वहाँ। और दूसरा, जो आपने कहा कि जो PTI के दौर में भी रूल्स आए थे सोशल मीडिया वाले, जो अब तक और जिनका इतलाक हो रहा है, उसमें भी जो अगर आप पहले ड्राफ्ट देखें जो 2020 वाले हैं, उनमें भी ऐसी ही चीज़ें पाई जाती थी कि एक अथॉरिटी हो जो नोटिस भी दे सके, जो फाइन्स भी कर सके, तो उसके तो वायरीज चैलेंज होके और पुशबैक होके वो वाली चीज़ तो निकल गई थी। लग ये रहा है कि ये तमाम जो पिछले प्रपोजल्स थे मिला जुला के अब नई शक्ल में लाए जा रहे हैं, ताकि जो उनके जो हुकूमत हुकूमत यहाँ तो हम ये पूछ लेते हैं फरीहा कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि ड्राफ्ट के हम भी मुंतज़िर हैं। अयाज अकबर हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, ही माइट हैव दिस इंफॉर्मेशन। अयाज, बताइएगा क्या नया लाया जा रहा है, पुराने वाले कवानीन से क्या उठाया जा रहा है? मतलब क्या हद्दोखाल होंगे, क्या ये अथॉरिटी करेगी, क्या इसकी जुरिस्डिक्शन होगी, कौन कौन से एरियाज नो गो एरियाज होंगे जिस पे आप सोशल मीडिया पे बात नहीं कर सकते? डू यू हैव सम इन्फो? देखिए अब्दुल्ला, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए कि सोशल मीडिया का जो साइबर क्राइम का जो कानून है वो जैसे FIA उसको देखती है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर है, और उसमें कई दफ़ा जब जैसे पकड़ दकड़ की आपने बात की तो कई दफ़ा FIA को वो कानून जो इजाज़त नहीं देता कि वो उस तरह इन्वेस्टिगेशन करे जैसे बाकी केसेस के अंदर करता है। तो ये कुछ दिन पहले हमने खबर दी, SRO जारी हुआ मिनिस्ट्री ऑफ IT की तरफ से, जिसमें
साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसके क़याम के हवाले से मंजूरी दी गई, जो कि फौरी तौर पर लागू होगी। उसके ऊपर काम भी हो रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ IT ने वो SRO जो है वो जारी करवाया और उन्होंने इसको इनिशिएट किया। और मतलब उसका पूरा एक सेटअप बनेगा, जैसे कि FIA का सेटअप है, उसका अपना DG होगा, एडिशनल DGs होंगे, जोनल डायरेक्टर्स होंगे, फिर नीचे पूरा एक हायरार्की होगी जैसे कि FIA काम करती है जिसके तहत। अच्छा, इस बिल के अंदर क्या है कि ये क्योंकि वो SRO था, उसको फौरी तौर पर नाफिज़ अमल करना था। उसमें SRO में उसमें कोई आपको कानून साजी की फौरी ज़रूरत नहीं होती, उस पर आप फौरी तौर पर इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। ये जो डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये बना रहे हैं, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ IT का इनिशिएटिव है और इसका जो ड्राफ्ट है वो इस वक्त वेट होके IT वजारत कानून से जा चुका है और किसी भी वक्त वो आजकल में वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद इसको असम्बली में लाया जाएगा। बाकायदा तौर पर इसके ऊपर फिर बहस होगी और अपोजिशन भी बात कर सकेगी। लेकिन जब इस बिल को बनाया गया है हमारे ज़राए के मुताबिक, इसमें किसी भी स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जितने भी फ्रीडम लोग कहते हैं कि एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, जिसमें जर्नलिस्ट हैं, कुछ राइट एक्टिविस्ट है, मुख्तलिफ लोग हैं, सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको हमारे ज़राए के मुताबिक उनको ऑन बोर्ड इस पे नहीं लिया गया और ये खुद ही एक बिल ड्राफ्ट करके उसको अब बाज़ाब्ता तौर पर इसको ले लेकिन अयाज ये भी बताइएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें भी है और हम चाहते हैं कि अवाम को भी ज़रा पता चले। अब हमारे पास कितनी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं? अब से सिर्फ हम इसी की बात करेंगे, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी या FIA के अंदर जो साइबर क्राइम विंग एक और था वो क्या अब ख़त्म हो गया, रिडंडेंट हो गया और अब ये है, उसी का नाम चेंज करके ये रख दिया? कह रहे हैं मतलब रियल चेंज क्या है इसमें, समझ नहीं आ रही। हम इसमें रियल चेंज ये है कि साइबर क्राइम का पूरा सेटअप जो है ना, उसके जितने लोग हैं वो सारे उठ के चले जाएंगे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर फौरी तौर पर। इसको मैंने जो SRO की बात की, ये फौरी तौर पर नाफिज अमल है। ये कुछ दिनों की बात होगी और एक अपना DG आ जाएगा और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो अपना काम शुरू कर देगी। FIA से उसका ताल्लुक खत्म हो चुका है। FIA जी वो खत्म हो जाए, FIA इस केसेस को हाथ नहीं डालेगी। ये SRO के जरिए जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो फौरी तौर पर अपना काम कर रही है और जितनी भी केसेस थे 1,30,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी। उनका जो स्टाफ है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा और कुछ लोग अगर नए इंडक्ट कर रहे हैं। ये जो अथॉरिटी है ये बेसिकली इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप समझिए इसकी अम्ब्रेला है। इस अथॉरिटी के अंडर उस एजेंसी में 30,000 कंप्लेंट्स अगर पेंडिंग है तो अल्लाह करे कि ये अथॉरिटी 1,30,000 माशाल्लाह ये परफॉर्मेंस रही है साइबर क्राइम विंग की और 1,30,000 एप्लीकेशंस पेंडिंग है अब तक। तो पता नहीं आगे का नया पलंदा जब इकट्ठा होगा तो कौन हल करेगा, कब हल होगा, लोगों को कब इंसाफ मिलेगा। आप ये बताइएगा क्या उम्मीद रखें कि पिछले वालों से परफॉर्मेंस कुछ बेहतर होगी? और दूसरा ये कि अता तारड़ साहब हमारे ही शो पे थे और वो कह रहे थे जी मैंने तो PBA वालों से भी मुलाकात कर ली है, मैं तो अखबारों की नुमाइंदा तंजीमों से भी मिल लिया हूँ, APNS और CPNE वालों से भी मिल लिया हूँ और मैं तो बाकी सब लोगों से भी मिल लूंगा। तो किस किस से मतलब मिले हैं और किस किस की मुतफ़िक़ा राय से ये कानून ला रहे हैं? देखिए इसमें अता तारड़ साहब की इनपुट तो है नहीं, वो वजारत इत्तलात है और ये मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंडर है। एग्जैक्टली ये देखिए यही कंफ्यूजन है कि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कुछ और, मिनिस्ट्री कुछ और है। ये देखिए ये खिचड़ी पक रही है बहुत ज्यादा, इसके अंदर को खुद समझ नहीं आ रही करना क्या है। फौरी तौर पर बेसिकली रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया को। आपको पता ही कि वो उस तरह कंट्रोल नहीं हो पा रहा जिस तरह के नेशनल मीडिया कंट्रोल होता है या बाकी मीडिया कंट्रोल हो पा रहा है। इस अथॉरिटी को बनाने का मकसद ये है कि फौरी तौर पर जो है वो एजेंसी जो है फौरी तौर पर काम कर रही है, उसको उन्होंने मैंडेट भी दे दिया है, वो सजा और जजा के हवाले से भी आगे जा रहे हैं। इस अथॉरिटी में ये क्योंकि उसकी अमरेला होगी, ये बाकायदा तौर पर कानून साजी के जरिए बनाई जाएगी, पार्लियामेंट में इस पर बहस होगी, इसको मंजूर किया जाएगा, फिर इसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशन बनेंगे वो फिर बाकायदा तौर पर इसकी अदालतें बनने जा रही हैं, इसके बाकायदा तौर पर प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएगी, इसके थाने बनेंगे, ये पूरा एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। ओके फौरी तौर पर जो जी देखिए फरिया को भी बीच में लाते हैं। फरिया, मे बी सम वुड से कि अभी इट्स टू सून टू क्रिटिसाइज, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना है, कानून साजी होनी है, अदालतें, मतलब ये बहुत कुछ होना है। बट हमने पीका का गलत इस्तेमाल देखा है ना। जी बिल्कुल, यही हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमें बता रहे हैं सब कुछ होना है, लेकिन देयर इज अ लैक ऑफ फेथ हेयर। हमने पहले भी कुछ होते हुए नहीं देखा, अब एक नई चीज रिवैम्प करके उसको ले आए। शुड वी होप कि इसमें स्टेक होल्डर्स को भी बीच में रखा जाएगा, इसमें बहुत बेहतरी आएगी, दे हैव लर्न्ड देयर लेसन्स फ्रॉम द पास्ट, क्या कहेंगे? बिकॉज़ 2016 में लाते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी बाज नहीं आते, फिर तरमीम करते हैं, तो मतलब नाम भी नया दे दिया।
ये हमारे अनफॉर्चुनेटली सियासी पार्टीज़ के एक पैटर्न है और ये नून लीग लेके आई थी। देखिए आई डोंट थिंक 8 साल बाद पीका के आ जाने के बाद जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, या आप गुंजाइश नहीं रहती कि आप होप करें या आप तनकीद ना करें। ये वो पहले वाला 8 साल पहले वाला जब कोई लेजिस्लेशन थी नहीं, वो बयानियाँ अपना ही नहीं सकते कि हार्म्स हैं, रेगुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि 8 साल से रेगुलेशन तो है और हमने देखा है कि इसका इतलाक़ किस तरीके से हुआ है। अब जो आप ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स अथॉरिटीज और मजीद को से लेयर्स एंड लेयर्स डाल रहे, इसमें मकसद सिर्फ और पावर्स देना है हुकूमत को, उनकी एजेंसीज को, उनकी अथॉरिटीज को, कि और ज्यादा अपना स्ट्रैंगल होल्ड या और ज्यादा कंट्रोल कैसे बढ़ा सके। ये सार्फिन के लिए बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कुछ अगर हम रोशनी डाल सकें कि किस तरह से इस कानून का, इन कवानीन का लोगों को दबाने, उनकी आवाज़ दबाने के लिए, उनको हरासा भी एट टाइम्स करने के लिए इस्तेमाल किया गया। कुछ अगर आप हमसे स्टोरीज शेयर कर सकें दैट जो आपके नॉलेज में आई हों फरीहा। जी देखिए, मैं आपको 2 रेजीम्स, क्योंकि हम इस वक्त पीछे और जो कंटेंट रेगुलेशन है वो एक सेक्शन 37 के फ्रेमवर्क में आता है, और जो FIA की फौजदारी सारे जो FIR कटती है, नोटिस जाते हैं तलबी के, जो आपने हवाला दिया था शुरू में, तो ये 2 सेपरेट रेजीम्स पीका के अंडर काम कर रही हैं। FIA के हद तक हमने देखा है कि साइबर टेररिज्म, हेट स्पीच, डेफेमेशन, ये जो FIRs हैं वो कटती रही हैं सहाफ़ियों के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ, जहाँ पे ये केसेस बनते भी नहीं थे। तो वो फिर उनको पूरे मोशंस ऑफ द लॉ में जाना पड़ता है कि बेल भी कराएं, क्वेश्चंस भी कराएं, और बाद में पता चलता है कि केस तो कुछ था ही नहीं, लेकिन उसमें सबक सिखाना मकसद होता है। दूसरा PTA वाले रेजीम है, उसमें आप देखें कि बहुत सारे लोग ये भी पोस्ट करते हैं कि एक्स की तरफ से हमें ईमेल आई है कि आपके ये वाली ट्वीट रिपोर्ट हुई थी, आपको हम बता रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन आपकी हुकूमत ने इसको कहा है कि इलीगल कंटेंट है। वो किस तरह का कंटेंट है? किसी के कत्ल के बारे में आपने बात की है, किसी की जबरी गुमशुदगी के बारे में बात की है, वो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं एज इलीगल। दूसरा आप उठा के देखें ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो PTA गूगल और फेसबुक और बाकियों को भेजती हैं। एक मैं हवाला देती हूँ, ये इन्होंने गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में क्या चीज़ इलीगल और हेट स्पीच करार दी थी PTA ने, कि जो ये सारे एकेडमिक्स हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था, गूगल ड्राइव पे था वो लेटर, कि एकेडमिक स्पेसेस में हमारी जो स्पेस है वो श्रिंक हो रही है, उसको उन्होंने हेट स्पीच करार के रिपोर्ट कर दिया कि इसको हटा दें। और बहुत सारे सियासी चीज़ें भी वहाँ पे मौजूद हैं जो कि ये नहीं कंप्लाई करते। मसला क्या पेश आ रहा है कि PTA पूरी तरीके से चीज़ें हटवा नहीं पा रही, चाहे वो X पे हो या फेसबुक पे हो। कुछ चीज़ें मानी जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मानी जाती। ये चाहते हैं कि तमाम चीज़ें मानी जाएं। उनका तरीक़ेकार क्या है? इनको बोले कंपनीज यहाँ लेकर आएँ, यहाँ पे एस्टैब्लिश करें, हमारे कवानीन अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम आपको बंद भी कर सकते हैं, आपको फाइन भी कर सकते हैं। और दूसरा जो एक्स्ट्रा लीगल तरीके अपनाए जाते हैं कि लाइसेंसिंग रोक दें, ख़त्म कर दें, लोगों को दरार धमका दें। तो ये मॉडल अगर हम दुनिया में नहीं देखते, रीजन में ही देख लेते हैं, कहीं और आप कोई सिमिलरिटी देखती हैं कि इस किस्म के कोई लॉज बनाए गए हो फॉर द सोल पर्पस टू अब्यूज देम? इंडिया बहुत बड़ा अभी एग्जाम्पल है, और वहाँ पे हमने देखा है कि चाहे वो ट्विटर के ऑफिस पे रेड्स भी हों इन द पास X पे, या उनके जो रूल्स हैं, और जिस तरीके से अभी भी उनके जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी। ट्विटर ने अब ये फ़र्क देखें कि वहाँ पे क्योंकि कंपनीज की प्रेजेंस मौजूद है, तो वहाँ पे उनके कवानीन जिस तरह लागू होते हैं, लेकिन वहाँ के उनके डिजिटल राइट्स एडवोकेट्स देखें, वो देखें कि चैलेंजेस कोर्ट में क्या लेके जाते हैं, कोर्ट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं उनको। वहाँ पे बहुत तनकीद है कि इंडिया किस तरीके से दबा रहा है। आप देखें कि कश्मीर के हवाले से जो शटडाउन्स होते हैं या स्पीच रोकी जाती है, तो वहां भी बहुत तनकीद हो रही है। आप क्या हम इंडिया बनना चाहते हैं, और वो भी गलत मकासद के लिए? क्या हम वहां देखें कि क्या हो रहा है? हम तनकीद करते हैं कि कश्मीर में हक नहीं मिलता बात करने का, या इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तो फिर हम यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे वो चीजें जायज हैं जो हम दूसरी जगह बिल्कुल हम कहते हैं कि इंटरनेट ब्लैकआउट है और जाहिर है इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, तो हम किस मुंह से फिर अपने उन लोगों की बात करेंगे अगर हमारे यहाँ भी वही प्रैक्टिसेस नाफिजुल अमल होंगी तो? और US का हवाला दे दूं, इस वक्त कहा जा रहा है कि देखिए वो भी तो टिकटॉक बैन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि US में कितनी तनकीद की जा रही है कि ये जो सेल के नाम में आप ये टिकटॉक को बंद कर रहे हैं, और नेशनल सिक्योरिटी के नाम में कि वो डेटा होल्ड करते हैं, तो उस पर भी बहुत तनकीद की जा रही है। और उधर चैलेंजेस कोर्ट में ऑलरेडी फाइल कर दिए गए, टिकटॉक ने भी किए और बाकियों ने भी किए, कि ये नहीं तरीका कि आप एक महरूम कर दें प्लेटफॉर्म से। नेशनल सिक्योरिटी के अगर कंसर्न हैं तो डेटा
डेटा प्रोटेक्शन के रेजीम चाहिए जो कि करो, ये आप महरूम नहीं कर सकते लोगों को। और हम वही चीज़ें अपना रहे हैं कि देखिए वो भी तो करते हैं। वहाँ पे गाजा के हवाले से जो कैंपसेस पे हो रहा है, क्या हम उसके हामी भरेंगे कि सही कर रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स पे जिस तरह से पुलिस एक्शन ले रही है, तो हमें देखना पड़ेगा गवर्नमेंटल एक्शन को हम नहीं ये सपोर्ट कर सकते। हमें देखना है कि वहाँ पे लोकल जो एडवोकेट्स हैं, राइट्स एडवोकेट्स, वो गवर्नमेंटल एक्शन के बारे में क्या कह रहे हैं, इंसानी हकूक की तंजीमों की क्या आवाज़ है और वो क्या बात कर रही हैं, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। अच्छा अयाज, मसला ये है कि 2016 से ये मामला जब शुरू हुआ, जब पीका आया ऑर्डिनेंस, तब फिर इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। मगर हम सियासी जमातों को देख लें, सियासतदानों को देख लें, सीखते नहीं हैं, अपनी गलतियों से ही नहीं सीखते। तो आपको लगता है कि इस मरतबा वुड इट बी समथिंग डिफरेंट या फिर हिस्ट्री ही दोहराई जाएगी? अब्दुल्ला, इसमें दो चीज़ें देखें। एक तो जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ सियासी मतलब पार्टीज या लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, सम एक्सटेंट देखें तो ये बेहतर भी है होना, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी मौजूद नहीं थी और जो मर्जी मुंह उठा के कह देता है। तो दोनों चीजें हैं, अगर वो गलत इस्तेमाल हो रहा है वो भी, लेकिन ये भी देखें कि कुछ लोगों को वाकई डिफेम किया जा रहा है। कुछ देखिए जजेस के खिलाफ किस तरह कंपेन चल रही है, हमारे इदारों के खिलाफ कैसे कंपेन चल रही है। तो होना जरूर है, लेकिन जैसे फरीद ने बात की कि इसका ड्राफ्ट आना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, उनको रेगुलेशन उसकी बड़ी जरूरी है, ताकि देखें कोई भी उठा के एक मोबाइल खोल कर और शुरू हो जाए और आपके इदारों के ऊपर। तो दोनों चीजें हैं, कहीं हर चीज का अच्छा बेहतर इस्तेमाल है, लेकिन जो बिल आ रहा है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो क्या उसके रूल्स इतने अच्छे हैं या इतने मजबूत हैं कि वो हर बंदे को अपना ड्यू राइट दे सके। जो इसका नाम है प्रोटेक्शन, राइट्स प्रोटेक्शन के हवाले से, तो वाकई हर बंदे की अपने राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट होंगे। जहाँ इदारों का एहतराम हम सब के लिए मुकद्दम होना चाहिए, वहाँ इंसानों का एहतराम भी हम सब के लिए मुकद्दम होना चाहिए। इंडिविजुअल्स का एहतराम भी, और मकसद तो सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। कैन वी जस्ट से कि जहाँ स्टेक होल्डर्स को ही इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया व्हाइल ड्राफ्टिंग ऑल दिस, तो हम क्या कह सकते हैं उस हवाले से? मतलब कितनी उम्मीद रखी जा सकती है कि कितनी कंसर्निंग चीज़ें इसके अंदर होंगी? बट वी आर स्टिल गोइंग टू वेट फॉर द ड्राफ्ट। थैंक यू अयाज, थैंक यू फरीहा। और हमारे यहाँ कवानीन बना दिए जाते हैं, लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप मुझे बताइए, जिसने भी डेफेमेशन लॉ फाइल करना होता है वो क्यों भागा भागा यूके जाता है? और अगर ऐसा नहीं है कि हमारे भी बड़े मजबूत जी लॉज और इस किस्म की बात नहीं है अब्दुल्ला जो आपने कहा है, तो देन प्रूव इट, शो अस। ये भी एक बात है ना कि कोई एक तो केस ऐसा बताएं जो गया और सही तरीके से जिस तरह होना चाहिए उस तरह हल हुआ। सो सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ अगर मकसद है तो लेट्स सी, वो ड्राफ्ट में पता लग जाएगा। राइट्स प्रोटेक्शन, दैट्स अ बिग टर्म, यू हैव टू लिव अप टू इट। क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं है कि एक्चुअल सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ मकसूद हो। हमेशा अपने ही कुछ लोगों को और दीगर को बचाना होता है, और बस सियासी मुखालिफिन की आवाज़ दबाने के लिए ही ऐसे क़वानीन इस्तेमाल किए जाते हैं। लेट्स सी इस दफ़ा कुछ चेंज होता है या नहीं होता। ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा जी, हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को फिर से टैक्स का नया रगड़ा जो है ना वो देने की तैयारियां पकड़ ली हैं, और IMF का मुतालबा है कि तनख्वाहदारों की काबिल टैक्स आमदनी की सतह जो है वो नीचे लाई जाए, और इस तरह माहाना 3,33,000 रुपए कमाने वालों को कमोबेश 35% इनकम टैक्स अदा करना होगा। कैसा मतलब वो कह रहे होंगे कि काश हमारी तनख्वाह इतनी नहीं बढ़ती। दूसरी तरफ FPR के टैक्स नेट में इजाफे की पॉलिसियों का ये हाल है कि PTA समेत टेलीकॉम कंपनियां नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करने पर रजामंद नहीं हैं। FPR की ताजर दोस्त स्कीम भी नाकाम रही है। 31 लाख रिटेलर्स को नेट में लाने का प्लान था, मगर चंद दर्जन ही ताजर ऐसे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है। सो ये है सूरत हाल। मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ हैं, साबिक वफाकी वजीरे ख़जाना। अब कहाँ से बात शुरू करें? आपके साथ खबरें आ रही हैं जी, खबरें यही आ रही हैं कि पाकिस्तान को IMF का एक नया प्रोग्राम जो है वो मिलने जा रहा है। पाकिस्तानी मईशत पर इसका क्या असर पड़ेगा? यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, यहीं से शुरू कर लेते हैं। उम्मीद रखें कि बेहतरी आएगी। जी, जो नया प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। IMF के बगैर हम IMF की छतरी के बगैर हम बाकी जो बैरून मुल्क से जो लोन उठा चुके हैं पिछले सालों में वो वापस नहीं कर सकेंगे।
तो IMF का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। उससे मईशत में बेहतरी आती है नहीं, ये तो ज़रा सा मुश्किल है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हुकूमत किस तरह के टैक्सेस लगाती है इस प्रोग्राम के नतीजे में, क्योंकि IMF ने कहा है कि आप टैक्सेस बढ़ाएं। अगर तो वही गरीब और नौकरी पेशा लोगों के ऊपर बोझ डालेंगे तो वो एक मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये मईशत के लिए नागुज़ीर है कि प्रोग्राम किया जाए। अब मिफ्ता साहब, रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि IMF टैक्स के जो टारगेट्स दे रहा है वो पूरा करने के लिए हुकूमत वही रिवायती काम करेगी, यानी तनख्वाहदारों पर इजाफी टैक्स लगा दे। सो इसके अलावा वाकई कोई रास्ता नहीं होता हुकूमतों के पास? शॉर्ट टर्म के अंदर तो रास्ता नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रास्ते निकाले जाते हैं। अब चूंकि आप नया प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको 2-3 महीने मिले हैं, आपके सर पे कोई तलवार नहीं लटक रही कि खुदा न खास्ता कल या आज डिफॉल्ट हो जाएगा, तो इस बार हुकूमत जो है वो बेहतर नेगोशिएट कर सकती है। अभी तो आपका जुलाई में प्रोग्राम होगा, अभी आपके पास मई जून 2 महीने बाकी हैं, तो हुकूमत गैर रिवायती टैक्सेस कर सकती है। और हुकूमत जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि NFC अवार्ड को भी रिव्यू करना चाहिए इस बजट से पहले और उसके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन हुकूमत शायद ये रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर के टैक्स जो हैं उनको उसके ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए। पाकिस्तानी ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं वो अपनी जायदादें ज़मीनों में रखते हैं, प्रॉपर्टीज़ में रखते हैं, उसके ऊपर हमारे पास टैक्स नहीं है। तो हुकूमत जो है वो अमूमन जो है वो आसान रास्ता इख्तियार करती है और नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स लगा देती है, बिजली गैस की कीमतें बढ़ा देती है, जो को कि हुकूमत नहीं चाहती होगी कि ये भी करना, लेकिन अमूमन जो है वो छोटे लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, मुतवासित तबके से ताल्लुक रखने वालों के ऊपर ही IMF के प्रोग्राम का बोझ डाला जाता है। तो साहब यही तो सारी बात है कि खजाना भरने की सब जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर क्यों आ जाती है जो पहले से ही टैक्स दे रहे हैं। तो जाहिर है कि ये FPR की नाकामी हुई। FPR ताजर दोस्त ऐप लेके आए, नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने की कोशिश भी कर ली। ये दीज आइडियाज आर नॉट वर्किंग, क्या करना पड़ेगा? देखिए, सारी खराबियां FPR के ऊपर, ये सारे इल्ज़ाम FPR के ऊपर डालना ठीक नहीं है। अगर आपने ये डिसाइड किया है मिसाल के तौर पे कि आप मैन्युफैक्चरिंग को ही टैक्स करेंगे, आपने ये डिसाइड किया है कि मिसाल के तौर पे एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स नहीं है, मिसाल के ऊपर रिटेलर्स के ऊपर या होलसेलर्स के ऊपर टैक्स नहीं है, मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है, मिसाल के ऊपर प्रॉपर्टीज़ का फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स नहीं है, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है, तो फिर FPR क्या कर सकती है? FPR की भी तो आपने बहुत छोटी जगह दे रखी है ना, कि आपने सारा टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और नौकरी पेशा लोगों पर जमा करना है। तो फिर अगर आप अमीर तरीन लोगों के ऊपर टैक्स नहीं ले रहे, अगर आप ज़राअत के ऊपर टैक्स नहीं ले रहे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी गरीब किसान से खुदा न खास्ता टैक्स लिया जाए, 10, 12, 15 एकड़ टैक्स ना लिया जाए, लेकिन जिन लोगों के पास 500, 1000 एकड़ की ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, उनसे तो थोड़ा सा टैक्स लेंगे ना उनकी आमदन के ऊपर। लेकिन अगर आप यही कह देंगे नहीं हम तो सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स लेंगे, तो उससे तो उतना ही दूध निकल सकता है ना एक छोटी गाय से। तो मतलब वो FPR को भी आप मुरीद इल्ज़ाम ठहरा लें, बिल्कुल मैं FPR को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दूध में नहाए हुए हैं, लेकिन सच्ची बात है कि ये पॉलिसी मिस्टेक्स हैं जो हुकूमत ठीक कर सकती है। पहले FPR के आप हाथ तो खोल देना कि वो हर जगह पर टैक्स कर सकें, वो तो आपने किया नहीं है। आपने कहा कि नहीं बस मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लेना है और आपने नौकरी पेशा लोगों से टैक्स लेना है और ट्रेड के ऊपर कस्टम पे टैक्स लेना है, तो वो उसके हिसाब से यही मिल सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मिफ्ता साहब। तो फिर क्या रखें, जो मौजूदा निज़ाम है, जो तरीक़ाकार है, यही सिस्टम नताइज देगा, ये पूरा सिस्टम ओवरऑल करना पड़ेगा? कि मेरे ख्याल से रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो FPR में है, रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत तो है। मेरी अपनी सोच है कि जो पहले बात हो रही थी केयरटेकर के ज़माने में कि कस्टम को अलग कर दें और इनकम टैक्स के ग्रुप को और इनलैंड रेवेन्यू ग्रुप को अलग कर दें, वो मेरे ख्याल से शायद मुझ पर इतनी सोच नहीं थी। देखा जा सकता है, लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि FPR को इसी तरह रहने दें जिस तरह है, लेकिन एक ऑडिट का फंक्शन उनसे ले लिया जाए और ऑडिट के लिए एक नई एजेंसी बना दी जाए कि वो एजेंसी ऑडिट कर रही हो, इंडिविजुअल्स का भी, कंपनीज का भी, और उसके साथ साथ वो FPR के ऑफिशियल्स का भी ऑडिट होगा कि भाई आपने ये कैसे पास किया है। FPR का जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका होता है वो झूठे ऑडिट नोटिस भेजना होता है, डेस्क ऑडिट्स करवाना होता है, कंपनी से पैसे लेते हैं। आपने 9,500 अरब रुपए का खरब रुपए का टैक्स जमा किया है, 9,500 बिलियन रुपीज़ का टैक्स जमा किया है, 9.5 खरब रुपए का टैक्स जमा किया है। इसमें से सिर्फ 10 अरब रुपए आपने ऑडिट की बिना पे लिए हैं, लेकिन ऑडिट से इतना हरासमेंट होता है। तो अगर ऑडिट की एक प्रोफेशनल एजेंसी आ जाए तो वो ज़्यादा है और FPR से भी थोड़ा सा उसकी भी डिस्क्रेशन कम हो जाएगी और वो एजेंसी के पास भी अच्छा काम हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से कंप्लायंस ज़्यादा बढ़ जाएगी।
So there are intelligent reforms when we can do, and we can take away discretions from the FBR officials. लेकिन ये दो हिस्सों में तोड़ना मैं तो कम से कम नहीं समझता था कि अच्छी चीज़। अच्छा, फाइनली अब पूरी दुनिया ही कहती है, चले हम भी कह देते हैं कि तासुर यही है कि हम एक टैक्स चोर कौम है। इट हैज़ टू बी सेड। तो क्या कहीं वो नंबर मौजूद है या कोई अंदाज़ा है कि हमारा टैक्स पोटेंशियल क्या है, मतलब कितना टैक्स है जो ख़जाने में नहीं पहुँच रहा? देखें, पूरी कौम को कौम टैक्स चोर कहना तो मेरे ख्याल से सही बात नहीं है। आप ये याद रखें कि हमने कितने एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं टैक्सों के अंदर कि जिधर से हम टैक्स नहीं लेते, तो फिर आप देखें कि पोटेंशियल बहुत लिमिटेड हो गया है। अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से और नौकरी पेशा लोगों से टैक्स ले रहे हैं तो पोटेंशियल लिमिट हो गया है। दूसरी बात ये कि दोनों तरफ का चीज़ देखनी होती है कि मैं अगर हुकूमत को टैक्स देता हूँ तो हुकूमत मुझको क्या देती है। मैं कराची शहर में रहता हूँ, क्या मुझे इधर हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध या जो भी इदारे हैं, क्या मुझे सिक्योरिटी फराहम करते हैं? क्या मुझे वो पानी फराहम करते हैं जिसके मैं पैसे भी देता हूँ? क्या मुझे वो सिविल सर्विसेज बिजली और गैस फराहम करते हैं जिसके मैं 24 घंटे जिसके मैं पैसे देता हूँ? क्या मुझे रोड रास्ते अच्छे मिले हुए हैं ना गैर टूटे हुए जिसके मैं पैसे देता हूँ? तो आप ये भी देखें ना कि सिर्फ हम जो है वो बार बार ये कहते हैं पूरे पाकिस्तान भर की आवाम को कि आप और काम करें, आप और काम करें, आप और टैक्स दें, आप और टैक्स दें। तो आवाम भी तो ये पूछने का हक रखती है ना कि भाई हम तो टैक्स देते हैं, आपने क्या किया? क्या आपने हमको सिक्योरिटी दी है? क्या आपने कोई कंसिस्टेंट पॉलिसीज करी है जिसके तहत पाकिस्तान आगे बढ़े? अगर आज बांग्लादेश, श्रीलंका और हिंदुस्तान के बच्चे नौजवान जो हैं उनको IT का एजुकेशन मिल रहा है और यहाँ पे 20% महंगाई चल रही हो, वहाँ पर जो है वो मईशत आगे बढ़ रही हो, यहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिल रही हो, तो क्या हमारे नौजवान ये नहीं पूछ सकते कि हमको हुकूमत ने क्या दिया? ये आपने एक वन वे टिकट तो नहीं हो सकता ना, एक तरफ का तो डील नहीं होती ना। डील तो ये होती है कि हुकूमत और अवाम का एक कॉम्पैक्ट है कि हम आपको टैक्स देंगे और आप हमको खिदमात देंगे। तो खिदमात भी तो दें ना, सिर्फ कि टैक्स ही लेने की बात तो दें, तहफ़्फ़ुज़ तो दें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दें, साफ पानी तो दें। वेरी राइटली सेड। बहुत शुक्रिया आपका। मफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सो FBR का भी वो कहते हैं कि सारा कसूर नहीं है, आप उनको मैंडेट तो दें कि वो और चीज़ों पे भी एग्जाम्पशंस जो हैं वो ख़त्म की जाएं और इदारों को एग्जाम्पशंस मिली हुई है ना अब्दुल्ला, हाँ, कि नहीं दें टैक्स, और बहुत से हैं ऐसे, आधे से ज़्यादा तो यही है। दैट नीड्स टू बी रिविजिटेड। क्यों उनको एग्जाम्पशंस मिली हुई है? एवरीबॉडी नीड्स टू पुट इन देयर बिट। ज़बरदस्त खबर। Who would have thought? Whether I did, because I was hoping for it कि जी पाकिस्तान हॉकी टीम 13 साल बाद सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में पहुंच गई। अब जापान ने मलेशिया को कल 2-1 से शिकस्त दी है, जिसके बाद पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान और जापान के 10-10 पॉइंट्स हो गए हैं और इस तरह फाइनल मार्का जापान और पाकिस्तान के दरमियान होगा। और पाकिस्तान ने अपने चौथे पूल मैच में कल कनाडा को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हराया है। पाकिस्तान अपना 5वां पूल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे दोपहर में खेलेगा और 2011 के बाद अजलान शाह कप के फाइनल में पहुंचेगा। वैसे ये हमारी जो let us say that unbelievable सी है, क्योंकि हम देख ही रहे थे कि हमारा क्या हाल हुआ था, हमने इतनी ग्लोरी देखी इस गेम में और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छे दिन वापस आने वाले हैं। कोर्स, मतलब एक वो वक्त था कि हम फाइनल जीतते थे, अभी हमें फाइनल में पहुंचने की खुशी हो रही है। इन एनी केस बड़ी अच्छी बात है। तो बात हम करेंगे जी कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम। भाई आजकल तो आपसे हमने ये कहना है कि रोज ही खुशखबरियां आ रही हैं हमें मलेशिया से, सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। क्या बदला है टीम में? व्हाट्स हैपनिंग? क्या किया है आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि जी पाकिस्तान हॉकी से मायूसी की खबरें आती थी, पाकिस्तान हॉकी काफ़ी देर से जो है वो ज़वाल पजीर है। उसमें काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजूहात ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, कि पाकिस्तान हॉकी की तरफ ध्यान दें सर। पाकिस्तान हॉकी को जल्द से जल्द जो है वो फ़ंड जारी करें ताकि ये बच्चे पाकिस्तान हॉकी टीम का नाम आगे जाके रोशन कर सकें। मैं इस वक्त मलेशिया के शहर इपो में मौजूद हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम की मेहनत से हमने जापान और पाकिस्तान ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। हमारा मैच 11 तारीख को
मलेशियन टाइम रात 8 बजे हम जापान के ख़िलाफ़ अपना फाइनल मैच खेलेंगे। अभी बच्चा टूर्नामेंट तो ख़त्म नहीं हुआ और भी बड़ी मजबूत टीमों से टक्कर पड़ सकती है। किस टीम से ज़्यादा ख़तरा जो बाकी मैचेस बचे हैं महसूस हो रहा है अभी आपको? न्यूजीलैंड जो है वो ऑलरेडी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम है। मैं समझता हूँ कि हमारा परसों न्यूजीलैंड के साथ जो मैच है वो एक अच्छा मैच होगा और न्यूजीलैंड जो है वो काफ़ी टफ टाइम देगी और हम भी इंशाल्लाह न्यूजीलैंड को टफ टाइम देंगे। हम ऑलरेडी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं जापान और पाकिस्तान। सो जापान के साथ भी हमने जो मैच खेलना है वो हम पूरी तैयारी से इंशाल्लाह भरपूर तरीके से ग्राउंड में मैचेस फाइनल के लिए हम पहुंच गए, आपको बताएं ना। हाँ, ये तो अच्छी बात होगी। अच्छा, जल्दी से ये बता दें मात कि हालिया दिनों में हमने देखा है सारी कंसंट्रेशन जो होती है पाकिस्तान में किसी स्पोर्ट में वो क्रिकेट में होती है, हॉकी में तो बिल्कुल नहीं होती। और हॉकी की वैसे भी इतनी बैड कारकर्दगी थी कि कोई घुसना भी नहीं चाह रहा था हॉकी के लिए। तो आपने कैसे ये मुश्किल फैसला लिया कि मैं हॉकी ही खेलूँगा? जी, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है। हॉकी में सिर्फ प्रॉब्लम ये है, आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, मीडिया कवरेज नहीं है, कोई टेलीविज़न मैचेस नहीं दिखाता, प्लेयर्स की कोई सपोर्ट नहीं है, प्लेयर्स के पास कोई जॉब नहीं है, प्लेयर्स अपने बलबूते पे खेल रहे हैं सिर्फ ग्रीन फ्लैग की खातर क्योंकि उनको पाकिस्तान से प्यार है। और आज हमने ये साबित किया है कि पाकिस्तान हॉकी टीम और पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स में वो स्किल्स और वो एफर्ट और वो जज्बा मौजूद है कि हम आगे जाके पाकिस्तान हॉकी टीम का नाम रोशन कर सकते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे क्रिकेट को वो सपोर्ट करते हैं, जैसे उनका पीसीबी जो उनका स्ट्रॉन्ग है, बोर्ड स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम आगे जाके जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम है उनको कम्पीट कर सकें। इमाद भट्ट साहब, आपका शुक्रिया और गुड लक टीम पाकिस्तान फॉर द रेस्ट ऑफ द मैचेस एंड फाइनल ऑब्वियसली। आज के लिए इतना ही, वी सी यू टुमारो।